वार्निंग। इस वीडियो में आप जो भी देखने वाले हैं हो सकता है कि ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। जो भी बताया जा रहा है ये थ्योरीज़ नहीं है, ये रियलिटी है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी वीडियो नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ टारगेटेड एडवर्टीज़मेंट की। क्यों सोशल मीडिया ऐप्स हमारा डेटा यूज़ कर रहे हैं हमें एड्स दिखाने के लिए। फिर हम बात करेंगे कैसे आपकी कार आपके बारे में सब जानती है। नेक्स्ट फिर मैं बात करूँगा क्यों आईफोन हर 5 सेकंड में हमारे ऊपर आईआर डॉट्स प्रोजेक्ट करता है। फिर मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक की बात करूँगा जो हमारे आईबॉल को ट्रेस करना चाहते हैं ये पता लगाने के लिए कि हम उनके ऐप के साथ कितना इंगेज कर रहे हैं। फिर बात करूँगा स्पॉटिफ़ाई की जो कि जानना चाहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम कैसा फ़ील कर रहे हैं हमें गाना सजेस्ट करने के लिए। और पूरी टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूज़र से डेटा लेना कैसे शुरू हुआ और आज कहाँ तक जा चुका है। हेलो एवरीवन, आज के टाइम पे ये हम सबको पता है कि कंपनीज़ हमारा डेटा चाहती हैं। अभी मैं सोशल मीडिया कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जैसे यूट्यूब, ट्विटर, स्नैपचैट, लिंक्डइन। ऐसा बोला जाता है कि डेटा का यूज़ हमें टारगेटेड एडवर्टीज़मेंट दिखाने के लिए किया जाता है। आप जो भी सोच रहे होते हैं उसी का ऐड आपके सामने आ जाता है। BMW का ऐड सिर्फ उसके पास ही क्यों जाता है जो उसको अफोर्ड कर सकता है, गरीब लोगों के पास क्यों नहीं जाता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें एड्स तो दिखाए जाएंगे पर वो एड्स बेस्ड होंगे उन चीज़ों पे जो हम सर्च करते हैं। अगर आप दो लोगों के फ़ोन्स में एड्स कंपेयर करेंगे तो वो आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये लीगल है, और दूसरा क्वेश्चन इन ऐप्स को कौन अलाउ करता है हमारा डेटा लेने के लिए। आंसर है हम खुद अलाउ करते हैं। ये ऐप के टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन होता है। देखिए, जब भी आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अकाउंट बनाते हैं तो आप और उस सोशल नेटवर्किंग साइट के बीच में एक डील होती है, और वो डील ये होती है कि आप सोशल मीडिया साइट जो है, जो ऐप है, उसको अपना डेटा देंगे और उसके बदले में सोशल मीडिया साइट जो है वो आपको अपनी नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट देंगे। सोशल मीडिया ऐप्स पहले हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर हमें वैसा ही कंटेंट दिखाया जाता है। ये डेटा कलेक्शन एक अलग लेवल पर हो रहा है। पर आप कहेंगे कि ठीक है, डेटा लेकर हमें एड्स ही तो दिखा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। पर बात ये है कि इनके पास हमारा बहुत ही ज़्यादा डेटा है। किसी घर के अंदर वाइफ जो है वो वॉशिंग मशीन सर्च कर रही है, तो घर के अंदर जो कमाने वाला बंदा है, अगर वो हस्बैंड है तो उसको वॉशिंग मशीन का ऐड रिकमेंड होने लग जाएगा अगर वो सेम वाईफाई है। पेरिस में एक लड़की थी जूडा। जूडा ने टिंडर पे अपनी प्रोफाइल बनाई पर वो प्रोफाइल की रेटिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी। तो उसने टिंडर को मेल किया कि आपने मेरा डेटा कलेक्ट करने में कोई गलती की है, आपके पास मेरा जो भी डेटा है वो मुझे भेजो, मुझे चेक करना है। लगातार 6 महीने मेल करने के बाद फाइनली टिंडर ने उसको रिप्लाई किया एक 800 पेज के डेटा के साथ। सबसे डरावनी बात यह है कि टिंडर ने उस लड़की के बारे में 800 पेज का डेटा सिर्फ 6 दिन में कलेक्ट कर लिया था। उस डेटा में लड़की की बेसिक डिटेल से लेकर इस चीज़ तक का डेटा था कि वो लड़की उन 6 दिनों में कितने बार लोनली फील कर रही थी, कौन कौन से लड़के हैं जो उसको पसंद हैं, कौन कौन से लड़के हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो सकती है। उसने न्यू ईयर अकेले में रोते हुए मनाया था, उसको कौन से टाइप का म्यूज़िक पसंद है। सोच के देखिए, इतनी डिटेल अगर आपको मिल जाए किसी की तो आप उसको मैनिपुलेट करना कितना आसान होगा। आज के टाइम पे सिचुएशन ये है कि हम सारे 24 आवर्स सर्वेलेंस में हैं। हमारे एक एक मूव की इंफॉर्मेशन इन ऐप्स के पास है और ये कंपनीज़ यहाँ रुक नहीं रही हैं, ये इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहती हैं। नेटफ्लिक्स के ओनर इस चीज़ पे क्या कहना चाहते हैं आप एक बार वो सुन लीजिए। नेटफ्लिक्स के ओनर ने एक बार कहा था कि फेसबुक, गूगल हमारे कंपटीशन तो हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ा है। हमारा असली कंपटीशन तो एक आदमी की स्लीप यानी कि नींद है, क्योंकि यही वो टाइम है जब यूज़र के ऊपर कोई एल्गो काम नहीं करती। मतलब जगे हुए इंसान से तो सभी लोग डेटा निकाल रहे हैं, असली खिलाड़ी वो है जो कि इंसान की नींद में से भी डेटा निकाल ले। अब सोशल मीडिया ऐप्स तो आपका डेटा ले रहे हैं, ये सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि आपकी कार के पास आपका कौन कौन सा डेटा है। कार में अकेले ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा है। आप कार के अंदर किसी बहुत ही अच्छे मोमेंट के बारे में सोचकर हंस सकते हो, आप गाना गा सकते हो बिना किसी के जजमेंट के। आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप कार में बैठे बैठे रो भी सकते हो। पर दिक्कत यह है कि आपकी कार को आपके बारे में सब कुछ पता होता है। अभी थोड़े टाइम पहले मोज़िला ने एक स्टडी की थी
जिससे पता चला कार कंपनीज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करती हैं जिससे वो हमारे ऊपर स्पाई करती हैं। वो हमारी बातें सुन रही होती हैं और पूरे टाइम हमारा पर्सनल डेटा इकट्ठा कर रही होती है। नई टेक्नोलॉजीज़ जो कार में आ रही हैं वो हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए नहीं है, वो हम पर नज़र रखने के लिए है। मोज़िला ने 25 कार ब्रांड्स जिसमें थे फोर्ड, निसान, मर्सिडीज़ जैसी कंपनीज़, उनके प्राइवेसी पॉलिसी को स्टडी किया। स्टडी में पता चला ज़्यादातर कंपनीज़ ड्राइवर का पर्सनल डेटा कलेक्ट करती है। कुछ ने ये भी माना कि वो इस डेटा को गवर्नमेंट को शेयर करती है। कार को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगी होगी जो कि हमारा डेटा ले सकती है, पर रिसर्चर्स ने कहा है कि शायद कार के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनमें मोबाइल से भी ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। डेटा जैसे कि ड्राइविंग हैबिट्स, जैसे आप कितना फास्ट चलाते हैं, क्या आप नींद में ड्राइव कर रहे हैं, क्या आप कहाँ से ज़्यादा ड्राइव करके जाते हैं, आप ड्राइव करते टाइम कौन से गाने सुनते हैं, ये सब जो भी मैंने बताया ये तो ऑब्वियस है कि ये इन्फॉर्मेशन आसानी से कलेक्ट की जा सकती है, पर फिर उन्होंने पढ़ी निसान की प्राइवेसी पॉलिसी। चलो आपके लिए मैं निसान की प्राइवेसी पॉलिसीज़ एक बार पढ़ लेता हूँ। वी कलेक्ट sensitive personal information including driver's license number, national or state identification number, citizenship status, immigration status, race, national origin, religious or philosophical beliefs, sexual orientation and sexual activities. Excuse me, sexual orientation and sexual activities. तो पहले तो ये बताओ कि कार के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर कौन रहा है, और दूसरा ये डेटा निसान को क्यों चाहिए? Collect your biometric information, your genetic information, information about your sex life, your sexual activity, your union status, your immigration status, things like that that are kind of very sensitive information. And again, who knows if they're collecting it? All we know is that they require you to consent to a privacy policy that says that they can. And the question then becomes, well, how does them, requiring me to consent to them collecting information about my sex life get me from point A to point B safely, which is what the car is supposed to do. निसान की पॉलिसीज़ में जो लिखा था उसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता। मोज़िला जिन्होंने स्टडी परफॉर्म की उनको भी नहीं पता, और निसान से पूछा तो वो कभी बताएंगे नहीं। सिर्फ निसान नहीं कर रहा, ये हर एक बड़ी कार कंपनी ये कर रही है, बस निसान ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने ये मेंशन किया अपनी पॉलिसी में। ये सब लिटरली प्राइवेसी पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है कि वो क्या क्या डेटा एडवर्टाइज़र्स को बेचते हैं। मैं एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ। पर्सनल डेटा reflecting consumers' preferences, characteristics, psychological trends, predisposition behavior, attitude, intelligence abilities are being sold to advertisers. कार कंपनीज़ ये पता लगा सकती हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना है, कहीं आप डिप्रेस तो नहीं हैं, और आप कितनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, और ये सब एडवर्टाइज़र्स को बेचा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में कोई लॉ नहीं है जो ये गवर्न करती है कि कार हमारा कितना डेटा ले सकती है। अब मैं एक थ्योरी की बात करता हूँ जो प्रूव नहीं हुई है पर पॉसिबल है। जब भी आप कार में अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो तो आपके फ़ोन का सारा डेटा आपकी कार के पास चला जाता है। अगर आप अपने दोस्त की कार में अपना फ़ोन कनेक्ट करते हो तो अब आपके दोस्त की कार के पास भी आपका सारा डेटा है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, पर जिस स्केल पे ये डेटा का गेम चल रहा है मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा हो भी रहा होगा तो। अभी तक मैंने वीडियो में जो भी बात की वो अभी करेंटली हमारे साथ हो रहा है। सवाल ये है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। फ्यूचर में क्या होने वाला है इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। एक टाइम था जब हम डरते थे किसी के पास हमारा कोई इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, और आज ये सिचुएशन हो गई है कि कंपनीज़ के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है। ये डेटा वाली चीज़ पता नहीं कब से चल रही है, पर ये सबके सामने आया आज से 26 साल पहले 1999 में। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो उस टाइम भी कलेक्ट की जाती थी यूज़र की, पर एक कंपनी ने डिसाइड किया कि इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, और उन्होंने बनाए फरबीज़। ये एक ऐसा खिलौना था जिससे आपके बच्चे बात कर सकते थे, जिसको आपके बच्चे ट्रेन कर सकते थे इंग्लिश बोलने के लिए, बिल्कुल एक AI मॉडल जैसे। अब इसमें एक दिक्कत थी, वो ये कि ये टॉय बच्चों की आवाज़ को रिकॉर्ड करता था।
कंपनी से पूछा गया इसके बारे में, तो कंपनी ने बोला हम किसी की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम इस डेटा को यूज़ करते हैं इसको ट्रेन करने के लिए। ट्रेन होने का मतलब ये है कि जब आपका बच्चा फरबी से बात करता था, फरबी उससे सीखता था और फिर अगली बार सेम क्वेश्चन पूछे जाने पर वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाता था। इसके बारे में लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड था। कुछ लोग इस बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, पर कुछ लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर कंसर्न थे। सेम ईयर 1999 में ही फरबीज को पेंटागन से बैन कर दिया गया। उनको डर था कि वहाँ पे इसको लेकर कोई आ जाएगा और प्रेसिडेंट से हो रही सारी सीक्रेट कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। इसके बाद जो अगली कंपनी इस रेस में आई वो थी हेलो बारबी डॉल। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे, जो सबसे पहली कंपनीज थी जिनका मोटिव था यूज़र से उनका डेटा लेना, वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे थे। इसका रीज़न ये था कि बच्चे सबसे ईजी होते हैं मैनिपुलेट करने के लिए। I want to be Oh, wait a minute. I want to be a scientist. Eureka! A scientist. I think science is so amazing. Why do you want to be a scientist? I always really liked chemistry and physics in school. The study of physics is incredible. Take gravity. You can't see it, but the second you trip, it's right there to pull you down. Did you ever fall or trip on something? बारबी एक क्लाउड सर्वर यूज़ करती थी बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए और उनसे बात करने के लिए। उसका सिस्टम ऐसे चलता था कि वो यूज़र की स्पीच रिकॉर्ड करती थी। ये रिकॉर्डिंग वाईफाई कनेक्शन के थ्रू सेंड की जाती थी उनके सर्वर पर, जहाँ वो स्पीच रिकॉग्निशन की जाती थी और रिप्लाई भेजा जाता था जो कि डॉल बोलती थी। ये कन्वर्सेशन पर्सनलाइज्ड होती थी, मतलब हर बच्चे को अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया जाता था बेस्ड ऑन द पास्ट कन्वर्सेशंस। अब कुछ लोगों के लिए तो ये एक नया इनोवेशन था कि डॉल आपकी कन्वर्सेशन से सीखती है और बेटर होती जाती है, पर कुछ लोग कंसर्न थे कि ये डॉल उनके बच्चों को 24 आवर्स सर्वेलेंस पे रखे हुए है। मेरे लिए पर्सनली ये फैक्ट ही बहुत डरावना है कि एक डॉल है जो बात कर सकती है। अब इसके बाद दो बड़े इनोवेशंस आए, सोशल मीडिया और आईफोन। एक तरफ सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन गेम को अलग लेवल पर लेकर गया, दूसरी तरफ आईफोन ने इन्वेंट किया सीरी। सीरी को पता होता है कि हम उसको बुला रहे हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें हमेशा सुन रही होती है? पर आज के टाइम पे हम ये नहीं सोचते। आखिर सीरी ने हमारी लाइफ आसान बनाई है, क्योंकि अब हमें हर चीज़ टाइप नहीं करनी पड़ती। फिर आए फिंगरप्रिंट्स और फेस प्रिंट्स। वो टाइम जब फेस प्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स आए थे तो लोगों को एक तरीके से पता था कि कंपनीज़ के पास पहले से ही उनका डेटा है, तो लोगों की तरफ से कुछ उतना बड़ा रिएक्शन नहीं आया। जबकि ये बहुत डरावनी बात है कि एक कंपनी के पास आपका बायोमेट्रिक डेटा है। हमारा बायोमेट्रिक डेटा यूनिक होता है हमारे लिए। अगर किसी के पास आपका बायोमेट्रिक डेटा हो तो वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। ये डेटा गवर्नमेंट के पास हो, पुलिस के पास हो, समझ आता है, पर एक फ़ोन कंपनी के पास ये डेटा क्यों है? क्योंकि पासवर्ड टाइप करना तो मुश्किल है, मुझे तो फिंगरप्रिंट के थ्रू अपना फ़ोन एक्सेस करना है, और उससे भी ईजी है फेस प्रिंट। अगर फेस आईडी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो हमारे फेस को स्कैन करने के लिए वो हमारे ऊपर 30,000 के आसपास इनविजिबल इंफ्रारेड डॉट्स प्रोजेक्ट किए जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे जिन्होंने ये क्लेम किया है आईफोन ये स्कैनिंग का प्रोसेस हर 5 सेकंड में करता है। हाँ, आपने सही सुना, हर 5 सेकंड में आपके फेस पर इंफ्रारेड रेस प्रोजेक्ट की जाती है। We just discovered, which we already knew, that your phone, an iPhone specifically, takes an infrared picture of you with your Face ID every 5-ish seconds. And we looked at it through an infrared camera and it's pretty wild. Let's show you. Okay, have your home screen. It's on the home screen. Not touching anything. No buttons. Okay, infrared lens on the camera. Boom, there was one. 2. That's so wild. Okay, cover the camera. Okay. Oh, there was another one. Okay, nothing. Oh, it's trying. It's taking pictures of your finger. Okay, move your finger. Ready? Boom. Wild. फोटोज़ को लेने का रीज़न ये हो सकता है कि फेस आईडी टाइम के साथ साथ और बेटर हो जाए। आपकी जितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ होंगी उतना इजी होगा फेस को आइडेंटिफाई करना। पर इसका मतलब ये भी है कि आईफोन हर सिचुएशन में आपकी फ़ोटो ले चुका है। ये बहुत गलत साउंड करता है, पर जब भी आपके हाथ में फ़ोन लेकर आपने कुछ भी किया है तो उन्होंने आपकी फ़ोटो ली है। अब आ जाते हैं फ्यूचर पे।
अभी तक जो भी मैंने बताया वो हमारे साथ हो रहा है, पर अगर फ्यूचर की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग से सोशल मीडिया ऐप्स की बात कर रहा हूँ, पर और भी ऐसे ऐप्स हैं जो कि यूज़र से डेटा एक्सट्रैक्ट करने की इस रेस में लगे हुए हैं। टिकटॉक और इंस्टाग्राम अभी बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी में जिसका नाम है फोकस्ड व्यू। अब ये है क्या? ये एक टूल है जो आपको मॉनिटर करेगा कि आप कौन से कंटेंट पे ज़्यादा अटेंशन शो कर रहे हैं, आपके आईबॉल्स को ट्रेस करके। फोकस व्यू टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है मॉनिटरिंग इमोशनल एंगेजमेंट थ्रू कंटेंट कंजम्पशन। मतलब मान लो टिकटॉक ने आपको कोई ऐड दिखाया, अब वो ये जानना चाहता है कि आपका अटेंशन उस ऐड पे था या फिर आपने अपना फ़ोन नीचे रख दिया था और आपका अटेंशन कहीं और था। बेस्ड ऑन द डेटा वो आपको ऐड सजेस्ट करना चाहते हैं। अब वो ये करेंगे कैसे? बेसिकली वो आपके आईबॉल को ट्रेस करेंगे आपके फ़ोन के कैमरा के थ्रू। शायद ही कभी हम प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ते होंगे किसी ऐप की। इसका भी एक रीज़न है कि कंपनीज पॉलिसीज़ बनाती ही ऐसे हैं कि वो कोई नॉर्मल इंसान ना समझ पाए। सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाने से पहले एक बार जब आप टर्म्स एंड कंडीशन पे यस कर देते हो तो उसके बाद आपका डेटा लेने के लिए ये लोग एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए आप देखोगे टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत बोरिंग तरीके से बनाया जाता है। लीगल टर्म्स उसमें बहुत यूज करते हैं जिसको एक्चुअल में समझने के लिए एक लॉयर की जरूरत पड़ जाए। मतलब एक आम आदमी उसको पढ़ ही नहीं सकता। चलो मैं आपको टिकटॉक की प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ के सुनाता हूँ। टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है और अच्छे के लिए बैन हुआ। मेरे पास उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ का एक पैराग्राफ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वी कलेक्ट certain information about the device you use to access the platform, such as your IP address, user, agent, mobile carrier, time zone settings, identifiers for advertising purposes, model of the device, the device system, network type, device IDs, your screen resolution, operating system, apps, file name, keystroke patterns and rhymes. ये keystroke pattern and rhymes important है। इसका मतलब ये है कि जब आप टिकटॉक यूज़ नहीं भी कर रहे होते तो भी वो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं और इससे फिर वो बाद में पैटर्न्स बना। अगर तुमने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किया है तो तुमको पता होगा कि कीस्ट्रोक पैटर्न्स एंड राइम्स हैकर यूज़ करते हैं हमारा पासवर्ड पता लगाने के लिए। आज के टाइम पे ये कंपनीज़ वो ट्रिक्स यूज़ कर रही हैं जो पहले हैकर्स यूज़ किया करते थे और हम इसके लिए उनको परमिशन दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज़ अभी आई नहीं है, पर अगर आप सुनेंगे कि इंस्टाग्राम का मैसेज आए वी हैव अपडेटेड द प्राइवेसी पॉलिसी तो बहुत चांसेस हैं उसमें आपको दिख जाएगा यूज़ फोकस व्यू टू चेक योर एंगेजमेंट विद सर्टेन एड्स। अगला ऐप है हमारा फेवरेट म्यूज़िक ऐप स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई ने एक पेटेंट पब्लिश किया है जो कि हमारी वॉइस को एनालाइज करके हमारे लिए म्यूज़िक प्रोड्यूस करने वाला है। स्पॉटिफाई ये करने वाला है कि आपकी वॉइस और आपके एनवायरनमेंट को देख के आपको गाने सजेस्ट करे। मान लो आप डिप्रेस्ड हो तो ये बात स्पॉटिफाई को पता चल जाएगी और फिर जब आप वो ऐप खोलोगे तो सारे ऐसे गाने होंगे जो आपको इससे डील करने में हेल्प करेंगे। अब मान लो आप किसी पार्टी में हो तो स्पॉटिफाई वो चीज़ सेंस कर लेगा और जब आप ऐप खोलोगे तो सारे पार्टी वाले गाने होंगे। ऑफ कोर्स स्पॉटिफाई आपका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बनाना चाहता, वो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहता है। एक दिन आया जब सारी बड़ी कॉरपोरेशन को पता था कि असली गेम तो डेटा का है, तो सभी कंपनीज़ इस रेस में लग गई कि यूज़र का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा निकाला जा सके। इसमें सबसे पहले आई टॉयज़ की कंपनीज़। अब उस टाइम हम एज अ कंज्यूमर ये नहीं समझ पाए कि ये लोग हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा डेटा एडवर्टाइज़र्स को दे रहे हैं जो कि फाइनली इस डेटा को यूज़ करके हमें मैनिपुलेट करके प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अगर उस टाइम हमें कंपनीज़ के असली इंटेंशंस पता होते और फर्बीज़ को बैन कर दिया जाता तो हम 24 आवर्स सर्वेलेंस में ना होते। फिर हेलो बारबी आई। ऑफ कोर्स वो हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करके स्टोर कर रही है। फिर आया सोशल मीडिया जो कि हमारे लिए तो फ्री है, पर जो इन ऐप के ओनर्स हैं वो हमारे डेटा से बिलियंस में पैसे कमा रहे हैं। सोशल मीडिया के बाद एंट्री हुई मोबाइल फ़ोन्स की, जिन्होंने हम सबका बायोमेट्रिक डेटा सेव करके रखा है अपने पास। और आज के टाइम पे हर एक ऐप, हर एक सर्विस का पर्पज़ एक ही है, हमसे हमारा डेटा लेना। ऑफ कोर्स टिकटॉक हमारी आइज़ को स्कैन करके वो डेटा एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ को बेचने वाला है। ऑफ कोर्स स्पॉटिफाई हमारी वॉइस रिकॉर्ड करके डेटा को बेचने वाला है। ऐसी इनोवेशंस हमारे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा बनाने के लिए नहीं हो रही हैं। वीडियो बनाने का रीज़न आपको डराना नहीं था, रीज़न एजुकेट करना था।
इससे बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, आप मोबाइल चलाना छोड़ नहीं सकते। तो आपको पता होना चाहिए अगली बार कोई कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करे तो उसका असली इंटेंशन क्या है।